तो खबरों की खबर की शुरुआत करते इस भयंकर और दिल दहला देने वाली तस्वीरों के साथ। दिल्ली का एक इलाका द्वारका और द्वारका का एक अपार्टमेंट, शब्द अपार्टमेंट। ये तस्वीरें विचलित करने वाली है। मैं ये पहले बहुत साफ कर दूं, डिस्टर्बिंग विजुअल्स है ये। एक फ्लैट में आग लगती है द्वारका में, शब्द अपार्टमेंट है ये। और आग लगने के बाद इतनी कम समय में इतनी तेजी से आग फैल जाती है इस पूरे घर में कि उसके बाद जहां जो लोग रह रहे थे वो निकल नहीं पाते हैं। अब देखिए, 3 लोग जिसमें 2 बच्चे और एक वयस्क, वो बालकनी में फंस जाते हैं। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा। जान बचाने के लिए एक पिता ने पहले अपने बच्चों को वहां से अलग करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। पहले एक बच्ची गिरी, फिर दूसरा बच्ची गिरी और फिर खुद पिता आग से जूझते हुए नीचे गिर गए। भयंकर और दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग हैं। और सबसे बड़ी बात जो डिस्टर्बिंग है वो ये कि अगर मौके पर फायर ब्रिगेड ठीक से पहुंच गई होती, समय पर पहुंच गई होती, तो शायद इतना बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सकता था। टॉप फ्लोर है बिल्डिंग का, 9th फ्लोर, और वहां से नीचे गिरे हैं ये 3 लोग और तीनों की मौत हो गई है। और कुछ ही पलों में पूरा फ्लैट धू धू कर जल गया। हम इस आग बुझाने की प्रक्रिया के दौरान किस तरीके से फायर ब्रिगेड की लापरवाहियां भी सामने आई हैं, जो कि चश्मदीदों के हवाले से हैं, वो भी मैं आगे आपको ज़रूर सुनाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन अगर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची होती, फायर ब्रिगेड में पानी की दुरुस्त व्यवस्था होती, लंबा पाइप होता, तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। शायद ये जानें बचाई जा सकती थी। तो पहले एक बच्ची, उसके बाद दूसरी और उसके बाद पिता बारी बारी से नीचे गिरते हैं और नीचे गिरने का कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं था, वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। क्या हुआ, इस बहुमंजिला इमारत की 9वीं मंजिल पर यह आग आज सुबह के वक्त लगी थी। आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि दूर दूर तक देखी गई। आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो वाकई में सोच में पड़ जाएंगे कि राजधानी दिल्ली में ये कैसे इंतजाम है। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में स्थित शबद अपार्टमेंट की एक इमारत में अचानक से आग भड़क उठी। 9वीं मंजिल के एक फ्लैट पर शुरू हुई ये आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा फ्लैट और उसके ऊपर का फ्लोर धुएं और लपटों से घिर गया। स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग को तुरंत सूचना दी गई और 8 से 12 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे, लेकिन आग की तीव्रता इतनी थी कि बचाव कार्य में भी भारी मुश्किलें आईं। तकरीबन 10:01 पे फायर कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि द्वारका के एक अपार्टमेंट में 9th फ्लोर पे आग लगी हुई है। उसके बाद फायर कंट्रोल रूम के द्वारा 4 गाड़ियों के साथ स्टेशन ऑफिसर द्वारका इंक्लूडिंग मी सीन पे भेजे गए। सीन पे जाने के बाद उन्होंने देखा कि जो कैजुअलिटी थी वो पहले से ही ऊपर से जंप कर चुकी थी। इसी बीच 7वीं मंजिल पर फंसे 35 वर्षीय यश यादव और उनके 2 बच्चों ने अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश की। आग की लपटों और धुएं ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। कोई रास्ता ना देखकर यश ने अपने 10 साल के बच्चों के साथ बालकनी से छलांग लगा दी। तीनों को तुरंत IGI अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुबह एकदम से बहुत शोर की आवाज़ आई। हम लोग बाहर आए, देखा तो उनके फ्लैट में बहुत तेज़ आग लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड वालों को आने में टाइम था। तब तक हम लोग सारे फायर एक्सटिंग्विशर लेके भागे उनके घर। माँ बैल्कनी की तरफ, बच्चे बैल्कनी की तरफ थे पिताजी के साथ। शायद वो लोग अंदर लॉक हो गए थे, सो वो बाहर नहीं आ पाए, एस्केप नहीं कर पाए। मम्मी और भी रिश्तेदार थे, वो लोग सब बाहर आ गए थे। बाद में हम लोग को पता चला कि घबराहट के मारे बच्चे और पिताजी जो थे वो 9th फ्लोर से नीचे जंप कर गए। इस हादसे में यश की पत्नी और उनका बड़ा बेटा सुरक्षित बच गए। उनको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन दोनों मासूम बच्चों और उनके पिता की जान चली गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि यश पिछले 2 साल से अपने परिवार के साथ दिल्ली में रह रहे थे। इस हादसे ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची थी।
हाँ, बालकनी तक आग पहुंची है। तो वहाँ पे जब बंदे से नहीं रहा गया तो उन्हें दोनों बच्चों को लेकर वो जो उसकी विंडो है उस पर छज्जे पे गया बैठा है कि थोड़ा बच जाऊंगा मैं, लेकिन उस पर भी उसको वहाँ पे नहीं बच पाया बेचारा। वो उसने जब देखा कि आग पूरा उसके वन साइड उसको क्रॉस कर चुकी थी, पूरा बर्न हो चुका था पूरा। वो बर्न होने के बाद में जब उसको नहीं रहा गया तो उन्हें दोनों बच्चों को, बेटी को और बेटे को, दोनों को उन्हें अपने लिया है, फिर ऊपर से उन्हें जंप करे है। बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो समय पे यहाँ पे नहीं पहुँची थी, और बाकी जो स्थानीय लोग थे वो बचाने के बजाय वीडियो बनाने में व्यस्त थे, जिसकी वजह से उन तीनों ने जो है वहाँ से छलांग लगाई, जिसके बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया अस्पताल ले जाने के बाद। दिल्ली में आग की घटनाएं अब आम हो चली हैं। कभी शॉर्ट सर्किट, कभी गैस लीकेज तो कभी लापरवाही। इन हादसों का कारण कुछ भी हो, लेकिन जान गंवाने वालों की चीखें हर बार एक ही सवाल छोड़ जाती हैं कि आखिर ऐसी त्रासदियां बार बार क्यों होती हैं। सबसे बड़ा तो रीज़न ये रहता है कि जो विंडो जो रहती हैं वो सभी लोग क्या है तो उसको कवर कर लेते हैं प्लास्टिक शीट की वजह से। वो ज़्यादातर ना कवर करें, और अगर फायर लग गई है, अगर रूम के अंदर हैं तो अपना गीला टॉवल्स वगैरह लेके उसके जो नीचे वाले फ्लैश है उस पर आप लगा दें, अपने मुंह को बंद करके बाहर निकलने की कोशिश करें। हादसा सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। आग की लपटें न सिर्फ इमारतों को जलाती हैं, बल्कि सपनों को, रिश्तों को और जिंदगियों को भी राख कर देती हैं। सवाल ये है कि ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए हम कब तक इंतजार करेंगे। दिल्ली से प्रेरणा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कितनी भयंकर ये तस्वीरें थी, दिखा रही थी कि आग किस कदर लाचार कर देती है। हर बार सवाल उठते हैं, जिम्मेदारी तय की जाती है, लेकिन फिर वही तस्वीरें रह रहकर सामने आती हैं। हम आपको 2 तस्वीरें और दिखाते हैं आज की घटना के अलावा। कुल 3 तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर आएंगी। दिल्ली, नोएडा और अहमदाबाद। नोएडा और अहमदाबाद की घटनाएं भी बहुत हाल ही की हैं, जहां आग से घिर जाने के बाद लोगों को जान बचाने के लिए ऊपर से कूदना पड़ा था। पहली तस्वीर तो दिल्ली की है, जो आज की तस्वीर है, जहां पे ये भीषण हादसा हुआ। द्वारका सेक्टर 13 की एक सोसाइटी की बिल्डिंग की 9वीं मंजिल में आग लगी थी, और जान बचाने की जद्दोजहद में एक पिता अपने 2 बच्चों के साथ बालकनी से कूद जाता है। अफसोस, तीनों की मौत हो जाती है। और दूसरी तस्वीर आपके सामने ये नोएडा की है। आपको याद होगा, नोएडा में एक गर्ल्स पीजी था, उसमें आग लगती है एसी की वजह से, एयर कंडीशन की वजह से। और वहाँ रहने वाली बच्चियाँ, जो लड़कियाँ रहती थी उस हॉस्टल में, वो दूसरी और तीसरी मंजिल से नीचे कैसे उतर रही हैं, तस्वीरों का आपने उस वक्त दिखाया भी था। तब भी वहाँ पर फायर ब्रिगेड का प्रॉपर इंतजाम नहीं था, और किस तरीके से बच्चियाँ कूद रही हैं, इन तस्वीरों को देख के दिल दहल जाता है जब ये तस्वीर याद आती है। तीसरी तस्वीर अहमदाबाद की है। ये तस्वीर तो वाकई में परेशानी में डालने वाली तस्वीर है। एक बार फिर बता दूं, डिस्टर्बिंग विजुअल्स है ये। आग लग रही है अपार्टमेंट में, बिल्डिंग है हाउसिंग सोसाइटी की। पहले अपनी बच्ची को माँ ऊपर से नीचे किसी तरीके से उतारती है, जहाँ नीचे की बालकनी में 2 लोग खड़े होते हैं, बच्ची को बचा लेते हैं। 2 बच्चों को बचाती है, और तीसरा फिर माँ जब खुद वहाँ से उतरती है, निकलने की कोशिश करती है, तो क्या होता है माता जी के साथ, इस महिला के साथ, वो इस तस्वीर में आपको दिखाई देता है। उनको वो लटक जाती है उल्टा, और फिर उनको हाथ पकड़ के उतारा जाता है। गनीमत है कि इस हादसे में इस परिवार के लोगों की जान नहीं गई थी, इनको बचा लिया गया था। लेकिन दिल्ली का जो आज का हादसा था वो वाकई में डिस्टर्बिंग था, जिसमें 3 लोग, एक पिता और 2 बच्चे की मौत हो जाती है। आज जो द्वारका में हुआ शब्द अपार्टमेंट में, उस पर वहाँ मौजूद लोगों से हमने बात की, अपनी रिपोर्ट भी देखी। ऐसे एक चश्मदीद अमित कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित जी, आपका हमने बयान सुबह का देखा। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आप जब पहुँचे, क्योंकि मुझे बताया गया कि आप वहाँ रहते नहीं, आप किसी के घर जा रहे थे, जब आप वहाँ पहुँचे तो आपने क्या देखा? तो मैं 9:30 पे जब वहां पहुंचा, जब तो ऊपर से कांच गिरता है, तो मेरे को लगा कि किसी ने बच्चे ने फेंका होगा ऐसी। जब मैंने ऊपर सिर करके देखा तो उसमें रसोई के पास वाली विंडो के अंदर उसमें धुआं और आग दोनों थी। तो एकदम से मैं, सिक्योरिटी गार्ड और प्लम्बर और 1-2 जने और थे, हम सारे जमा चिल्लाने लग गए कि आग लग गई। जब वहां पे आग लगने, जैसे हम भागली वहां पर रहे हम, तो उसके बाद में करीब
5-10 मिनट बाद में हमने फायर ब्रिगेड में ऑफिस में फोन करना चालू करे, बाहर पब्लिक ने भी और अंदर वालों ने भी, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया हमारे को। जी, फायर ब्रिगेड के बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगा, लेकिन ये जो बहुत दर्दनाक तस्वीरें जो इस वक्त हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, 3 लोग बालकनी से गिर रहे हैं 9th फ्लोर से, आप क्या जानते हैं इस परिवार को, क्या देख रहे थे आप? काफी देर बाद में जब वो काफी बेचारे थक गए थे बिल्कुल कि अब उन्होंने कोई चारा नहीं था, तब वहां से उन्होंने जंप करा है। वो अगर टाइम पे वहां पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ जाती तो वहां पर रेस्क्यू हो सकता था, वो उनको रेस्क्यू कर लेते वहां पर। 8th फ्लोर से जितना हमसे हुआ, हमने 8th फ्लोर पे लड़के चढ़े थे, वहां पर जितना हुआ वहां से हमने कोशिश करी, गेट तोड़ा उनका, वहां से एक लेडीज को बाहर निकाला, एक 6 महीने की बच्ची को बाहर निकाला है, और एक बालकनी से बच्चा पकड़ा है नीचे, और एक लड़की जो 10-12 साल की लड़की, 10 साल की लड़की थी वो, और एक 12 साल का लड़का, और भाई साहब जो वहां पे जो इनका वो ऑनर थे वो वहां बालकनी में अटक गए। जी, बालकनी में अटक गए, ये मैंने पहले भी देखा। क्या बालकनी का दरवाजा लॉक हो गया था? ड्राइंग रूम में सर बहुत तेज आग थी, वहां पे कोई खड़ा भी नहीं, वहां पे कोई आसपास भी नहीं हो पा रहा था वहां पर, क्योंकि बहुत तेज, जैसा आपने वीडियो में भी देखा होगा, बहुत तेज आग थी वहां पर। इनको नीचे कूदने के लिए कहा गया था बालकनी से, या ये लोग घबराहट में खुद कूद गए? मैं नीचे वहीं खड़ा था, मेरे संग में 1-2 जने और भी थे, जो हम उनको बोल रहे थे कि आप जो है ये जो पाइपलाइन जो साफट है वहां पर बालकनी के बगल में साफट थी, हमने उनको बोला कि आप साफट में आ जाओ बच्चों को लेके, आप वहां सेफ हो जाओगे, आपको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। जैसे ही वो अपने छोटी विंडो के छज्जे पर ऊपर वहां पहुंचे हैं तो आग जो है हवा की वजह से बहुत तेज हो गई थी। अब जो उस आग के तेज होने के बाद में वो साफट तक नहीं पहुंच पाए, कदम नहीं बढ़ा पाए वहां तक। उसके बाद में उन्होंने दोनों बच्चों को लेकर वहां से जब खड़े हुए हैं तो झुलस गए थे वो भाई, जो वहां पे जेंट्स थे वो झुलस गए थे जी। तो उसके बाद में वो एकदम आगे को बढ़े हैं, तो विदिन 2 सेकंड वो तीनों आदमी वहां से बच्चे समेत जंप हो गए थे। ओ, तो अमित जी, सबसे पहले कौन कूदा नीचे, कौन गिरा? सबसे पहले लड़की गिरी थी, बच्ची जो थी 10 साल की, उसके बाद में बच्चा गिरा है, बच्चे के बाद में जो उनके पापा थे वो गिरे थे जी। मैं भागा, मैं करीब मुश्किल से 5 कदम की दूरी पे था लड़की से, मैं भाग के उसको मैंने उठाया और मैं एक तरफ दीवार के पास, क्योंकि मुझे डर था कि कुछ मेरे ऊपर चीज ना गिर जाए ऊपर से जी। तो मैं उसको बच्ची को उठा के साइड में ले जाकर उसको सीपीआर दे रहा था उसे मैं, कि कोई चांस हो बचने का जी तो बच्ची बच जाए। जी। अमित जी, एक आखिर में और चीज जानना चाहूंगा, आपने शुरू में कहा फायर ब्रिगेड वाली बात, तो क्या फायर की गाड़ियां समय पर नहीं आई थी? क्या उनको फोन किया गया था आप लोगों के द्वारा? क्या कहना चाहेंगे आप? अगर फायर ब्रिगेड आ जाती तो क्या नुकसान नहीं होता इतना? पास में सेक्टर 4 के अंदर फायर का ऑफिस है, फायर ब्रिगेड का, और 1 घंटा अगर आप टाइम देखते तो 58, मेरे ख्याल से 58 मिनट के अंदर जो टाइम देखा हमने, 50-58 मिनट के अंदर वहां पर गाड़ियां आनी शुरू हुई है। उसके बाद भी 20 मिनट उन्होंने वहां पे वेस्ट करे हैं पाइप जोड़ने में, और पाइप लीक हो रहा है उनका, वहां तक पानी का प्रेशर नहीं पहुंच रहा है। मैं उनसे खुद वहां रिक्वेस्ट कर रहा था, मैं कहा सर अगर हो सकता है कि अंदर 1-2 पर्सन और भी हो, या कोई वहां पे बैठा हो, कुछ और वहां पे जी, ये डाउट है हमें, प्लीज जल्दी करिए। तो वो उल्टा मेरे को ही डांट रहे थे और मुझे वहां से भगा रहे थे जी, फायर ब्रिगेड वाले। जी जी, काम करने की बजाय पब्लिक को हटा रहे हैं वहां से। और भाई तुम्हारा काम करने का है, जो बंदे वहां पे रेस्क्यू करने के लिए खड़े हैं उनके संग में हेल्प कीजिए, उनकी भी और अपने संग में। पानी आप देखेंगे वीडियो के अंदर, पहली जो वहां पे बाद में जो पानी पहुंचा और बाद में पहुंचा वहां तक, ये इन्होंने कम से कम 15 से 20 मिनट पानी वहां अपार्टमेंट तक गया ही नहीं है, 3rd-4th फ्लोर तक चलता रहा पानी। जी, ये बिल्कुल नाकामी है। आने वाले टाइम में ये पहला वाक्य है ना जो मैंने अपनी लाइफ में अभी तक इतना खतरनाक वाक्य देखा अभी तक जो। जी। अमित जी, वक्त निकाला उसके लिए शुक्रिया, लेकिन जो कुछ आज आपने देखा और आपने कोशिश की कि सबकी जान बच सके, आपके जैसे तमाम लोग वहाँ अपार्टमेंट में मौजूद थे, उन लोगों की वजह से कुछ जान तो बच गई, लेकिन वो 3 बहुत कीमती जानें, ये पिता और 2 बच्चों की, वो नहीं बच पाए, इसका अफसोस सबको रहेगा। लेकिन फायर ब्रिगेड को तो समय पे आना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राजा रघुवंशी केस की। राजा की पत्नी और इस मामले की आरोपी सोनम रघुवंशी इस वक्त मेघालय पुलिस की कस्टडी में है। सोनम को शिलोंग ले जाया जा रहा है। सोनम इस वक्त पटना से फ्लाइट के जरिए
कोलकाता तो पहुंच गई हैं और वहां से उसे फ्लाइट से ही अब गुवाहाटी ले जाया जाएगा और उसके बाद सड़क के रास्ते गुवाहाटी से वो शिलोंग पहुंचाई जाएगी। आपको सबसे पहले बताते हैं कि क्यों सोनम को हत्या का मुख्य आरोपी कहा जा रहा है, कैसे उसने आरोपियों को रास्ता दिखाया और कैसे उसने अपने ही पति की हत्या करने के लिए कहा, वो पति जिससे मात्र 10 दिन पहले शादी हुई थी। पूरी कहानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपको समझाते हैं, एआई ग्राफिक्स के जरिए, और फिर इस बारे में और तफसील से बात करेंगे। तो 21 मई को जैसा कि हमने कहा, सोनम और राजा अपनी शादी के बाद हनीमून के लिए पहले गुवाहाटी पहुंचते हैं। गुवाहाटी में मां कामाख्या के दर्शन करने थे इनको। पीछे पीछे जो 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर कथित तौर पर है, विशाल, आकाश और आनंद, वो भी गुवाहाटी आ जाते हैं। सोनम और राजा एक होटल में गुवाहाटी में ठहरते हैं। तीनों आरोपी अलग अलग होटलों में गुवाहाटी में ठहरते हैं, संपर्क में रहते हैं लेकिन अलग अलग होटलों में ठहरते हैं। गुवाहाटी में एक दुकान से तीनों मिलकर एक खुकरी को खरीदते हैं। खुकरी अमूमन असम में आसानी से मिल जाती है। इसके बाद सोनम और राजा शिलोंग चले जाते हैं। ये इल्ज़ाम है राजा के परिवार का कि शिलोंग जाने के प्लान के बारे में उनको भी नहीं पता था। दोनों शिलोंग आ जाते हैं। शिलोंग से दोनों चेरापूंजी जाते हैं और तीनों लड़के भी पीछे पीछे पहुंच जाते हैं चेरापूंजी। सोनम चेरापूंजी में एक होटल लेती है और तीनों जो कॉन्ट्रैक्ट किलर थे कथित तौर पर, उन्होंने भी पास में एक होटल ले लेती है। तीनों व्यक्ति लगातार सोनम के संपर्क में रहते हैं। वहां पहुंचने के बाद राज कुशवाहा जो कि इंदौर में था, जो कि सोनम का कथित तौर पर प्रेमी है, वो भी लगातार सोनम के संपर्क में था। 23 मई को सोनम स्कूटी वहां किराए पे लेते हैं, राजा के साथ निकलती है। तीनों आरोपी जो थे कॉन्ट्रैक्ट किलर, वो भी इनका पीछा करते हैं इसी अपनी अलग अलग स्कूटी पर लेकर। बीच में सोनम किसी बहाने से अपनी स्कूटी रोकती है और स्कूटी से उतर जाती है और राजा से बचकर, यह भी इंपॉर्टेंट चीज पता लगी है, राजा से बचकर सोनम इन तीनों से आंखें मिलती है। सोनम और राजा दोबारा स्कूटी पर आगे बढ़ते हैं। सोनम और राजा कुछ देर के बाद स्कूटी से उतर जाते हैं, दोनों खड़े हो जाते हैं। तभी तीनों आरोपी वहां आते हैं और सोनम उनको देखकर वहां पर जोर जोर से चिल्लाती है, राजा को हिट करो। तीनों हत्यारों ने राजा पर पीछे से हमला किया। आगे से राजा पर वार हुआ तो मौके पर वो गिर पड़ा। हत्या के बाद सोनम तीनों आरोपियों के साथ वहां से भागती है। कुछ दूरी पर सोनम अपने रेनकोट को उतारकर फेंकती है। आकाश भी अपनी खून से सनी शर्ट को उतारकर फेंक देता है। इस बीच सोनम के पास राजा की मां का फोन आता है। सोनम अपनी बातचीत में राजा की मां यानी अपनी सास के सामने इस बात का एहसास भी नहीं होने देती कि असल में उसने क्या कांड कर दिया है, कौन से काम को अंजाम दे दिया है। वो उपवास वाली बात, एकादशी का उपवास है, कुछ खाया कि नहीं पिया, सास अपनी बहू से पूछ रही है और बहू ऐसे बात कर रही है चीज़ों के साथ कि जैसे कि सब कुछ वहाँ पर सामान्य है उसके आसपास, जबकि ये खबर पता लग रही है कि तब तक राजा की हत्या हो चुकी थी सोनम की आंखों के सामने। हमारे साथ इस वक्त जो एक मेहमान जुड़ रही हैं, जो कि बहन है, सुहानी नाम है, और ये राजा रघुवंशी हत्याकांड के जो मुख्य आरोपी हैं राज कुशवाहा, उनकी बहन है। पहले हम सुहानी से बात करते हैं। सुहानी, आपके भाई पर बहुत गंभीर और बड़ा इल्ज़ाम लगा है हत्या करने का, सोनम के कहने पर राजा की हत्या करने का, क्या कहेंगी आप? नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। क्या आपका भाई जानता था सोनम को और राजा को? राजा भैया का नहीं पता, पर सोनम दीदी को तो जानते थे क्योंकि उनके यहाँ पे काम करते थे। अच्छा, राज कुशवाहा उन्हीं के यहाँ काम करते थे, क्या दोनों के बीच में दोस्ती थी?
दोस्ती का भी नहीं पता, बस इतना पता है कि उनका फ़ोन आता था ऑफिस वालों का, सोनम दीदी का, तो वो बस इतनी बात होती थी कि बेटा वो गाड़ी भरवानी है, बिल बनाना है, बस ऐसे काम के उसमें ही फ़ोन आता था। अब सुहानी, ये कहा गया कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था, अफेयर था, क्या आपको पता था इस बारे में? नहीं अंकल, इस बारे में कुछ नहीं पता था, मैं सबको सुबह से बता रही हूँ, इस बारे में हमको कुछ भी नहीं पता था, ये सब हमने न्यूज़ पे देखा है। क्या देर रात को फोन आते थे सोनम के राज के पास? बस वही तो नहीं पता, हमारे पास रहता था तो हमको पता होता ना, लेकिन कभी भी हमने नहीं देखा उसको देर रात तक बात करते हुए। तो आप और राज साथ में नहीं रहते हैं क्या? हम साथ में ही रहते, भैया हमारे पास ही सोता था, हम लोग नीचे सोते थे, भैया पलंग पे सोते थे। तो आपने कभी रात को बात करते नहीं देखा राज को किसी से? सुना नहीं? नहीं, अभी कभी भी नहीं सुना ऐसे देर तक बात करते हुए। अच्छा, कब से राज काम कर रहे थे सोनम दीदी के यहाँ? कितना समय हो गया था? 2 से ढाई साल हो गए, 2 से ढाई साल हो गए। और क्या काम करते थे राज वहाँ पर? बिलिंग का और जो माल ट्रांसपोर्ट होता था वो सब, गाड़ी भरवाना, ऐसा सब काम होते थे वहाँ। और कब पहुंची थी पुलिस आपके घर में राज को पकड़ने के लिए? नहीं, पुलिस हमारे घर में नहीं आई थी। तो राज को कहाँ से पकड़ा उन्होंने? ये भी नहीं पता, क्योंकि भैया परसों शाम को 6 बजे आए थे, फिर उसके बाद घर से चले गए थे। क्या और क्या फिर बोल रात के को गए? 11 बजे उनसे हमारी बात हुई थी, उसके बाद हमारी बात हुई। क्या बोल के भैया ने गए? बोला कहाँ कि जा मुझे रहे हैं? मंदिर जाना है, और फिर भाई कि मंदिर जाना है मम्मी, मैं मंदिर जा रहा हूँ, तो मम्मी ने बोला ठीक है, फिर वो चले गए यहाँ से। फिर मम्मी ने 7 बजे वापस फ़ोन किया तो बोले कि लेट हो गया था इसलिए मैं मंदिर नहीं गया, घर पे ही हूँ। फिर 11 बजे बात हुई मम्मी की, तभी भी घर पे ही थे। नहीं, घर पे तो आप लोग थे ना, मम्मी भी तो घर पे ही थी। मम्मी कहीं और रहती हैं क्या? नहीं मतलब विशाल भैया के घर पे थे। ये विशाल भैया और राज दोस्त हैं अच्छे? हाँ, अच्छे दोस्त थे। विशाल भी उसी जगह काम करते हैं जहाँ राज काम करते हैं? नहीं, विशाल भैया काम नहीं करते थे, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था तो उनके कमर में बहुत ज़्यादा चोट आई थी, तो वो काम नहीं करते। और आपके भाई कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? कौन से स्कूल, कौन से कॉलेज गए? भैया सिर्फ 10th में, भैया 10th में ही थे, तब से उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। 10th में थे? क्योंकि हमारे पापा की डेथ हो गई थी जी लॉकडाउन में। जी। तो आप कितने भाई बहन हैं आपके तो अलावा? इस वजह से भैया काम नहीं, तब से हम 4 भाई बहन हैं। और राज उसमें सबसे बड़े? मेरा भैया अकेले हैं, हम 3 बहन हैं। राज सबसे बड़े हैं आप तीनों उनसे बहनों बड़ी में? एक दीदी है, 2 साल बड़ी है अच्छा। भैया से। अच्छा नहीं भैया छोटे हैं, दीदी बड़ी है। जी। तो अब जब ये खबर सामने आई तो आपके परिवार में तो शॉक लगा होगा, धक्का लगा होगा, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा आपके भाई पर। हाँ अंकल, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा है, मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, आपकी बात ठीक है, आपको लग रहा होगा, लेकिन पुलिस का कहना ये है कि राज के पास एक दूसरा फ़ोन था, उस दूसरे फ़ोन से वो सोनम से बात कर रहा था मेघालय में, दोनों संपर्क में थे। पर अंकल, जिस दिन राजा भैया के साथ ये सब हुआ है तब तो भैया इंदौर में थे, तो वो कैसे कर सकते हैं ये सब? नहीं, वो तो इंदौर में थे, पर जो लड़के उन्होंने भेजे, विशाल, आनंद और आकाश, उन्होंने इसको अंजाम दिया। यही तो इल्ज़ाम है कि खुद राज वहाँ नहीं गया, राज तो इंदौर में ही रहा। पता नहीं अंकल क्या हो रहा है, हम लोगों के ऊपर क्या इल्ज़ाम लग रहा है, हम लोगों को सब आपसे ही पता चलता है, ये सब नई बात है। आपकी बात हो पाई राज से जब से पुलिस ने पकड़ा है? राज ने कोई फ़ोन किया या किसी के जरिए बात हुई? नहीं, हम कोई बात नहीं हुई, हम लोग गए भी थे पर उन लोगों ने देखने भी नहीं दिया। तो अब आप लोग करेंगे क्या? क्या करने का सोच रहे हैं सुहानी? कुछ
भी समझ में नहीं आ रहा। बस अभी हम ये सोच रहे कि हमारा भैया वापस आ जाए। हम क्या करेंगे यहाँ पे, कैसे यहाँ का रेंट पे करेंगे। क्या आपको लगा जब शादी हो रही थी सोनम की मई के महीने में, तो आप लोग गए थे शादी में? हम लोग गांव में थे क्योंकि मामा की बेटी की शादी थी, तो हम लोग गांव चले गए थे। भैया यहीं पे रुके हुए थे क्योंकि मेरा एडमिशन कॉलेज में करवाना था और प्रिया का वापस स्कूल में इस घर का रेंट भी देना था, तो भैया नहीं गए थे हमारे साथ। तो राज शादी में गए थे जब शादी हुई सोनम की राजा के साथ? नहीं, शादी 11 मई को थी, इसलिए भैया कहीं नहीं जाते। 11 मई को हमारे पापा के साथ ऐसा हुआ था, इसलिए हम 11 मई का कुछ भी नहीं करते। अच्छा, 11 मई को आपके पिताजी का देहांत हुआ था, आप ये कह रही हैं, इसीलिए आप लोगों ने शोक में थे तो भाई नहीं गए आपके। हाँ। पर कभी सोनम आपके घर आई है? कभी सोनम ने देखा तो आपको? वो उस दिन कभी सोनम इसके पहले आपके घर आई है? दीदी कभी भी यहाँ पे नहीं आई। तो सोनम और राज कहाँ मिलते? घर तो वो कभी भी नहीं आई है। क्या सोनम और राज कहीं मिलते थे बाहर? बाहर का नहीं पता अंकल, उन लोगों के बारे में हमको बस इतना ही पता कि भैया ऑफिस जाते थे और ऑफिस से घर आते थे, और ये सब तो बिल्कुल ही सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ है। जी सुहानी, एक चीज़ और बताइए, बस छोटी सी बात, कि राज सोनम के बारे में क्या कहते थे कि कैसी महिला है, कैसी लड़की है, अच्छी बुरी, अच्छे बॉस हैं, उनके घर में वो काम करते थे, उनकी फैक्ट्री में, क्या कहते थे उनके बारे में? गोविंद भैया के बारे में बोलते थे कि भैया लोग बहुत अच्छे हैं, बस उनकी मम्मी भी अच्छी है। बस उनके पापा के बारे में बोलते थे कि कभी कभी अंकल गुस्सा कर देते हैं, बाकी सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे को बहुत प्यार से रखते हैं वो लोग, भैया बहुत अच्छे हैं, ऐसा सब बात होती थी। दीदी के बारे में भी यही बोलते थे कि वो भी अच्छी है, दीदी भी अच्छी है। चलिए सुहानी, हमसे बात किया आपने, वक्त निकाला, अब जो होगा वो तो कोर्ट और पुलिस तय करेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सुहानी। जो मुख्य आरोपी है सोनम के साथ राज कुशवाहा, उससे उसकी बहन थी, ये सुहानी हमसे बात कर रही थी। तो राजा की हत्या के आरोपी सोनम करीब 20 घंटों तक गाजीपुर में रही। वो सबसे पहले ढाबे पर पहुंची, भाई से बात की और फिर सोनम गाजीपुर पुलिस के कब्जे में आई। सोनम की शिकायत पर डॉक्टरों ने उसे दवा दी और फिर वो करीब 14 घंटे तक वन स्टॉप सेंटर में रही। इस दौरान सोनम से मिलने उनके भाई गोविंद भी आए। 14 घंटे में सोनम रघुवंशी ने क्या क्या किया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। गाजीपुर के इस ढाबे में पहुंचने के बाद पहले सोनम ने ढाबे के मालिक साहिल का मोबाइल फोन मांगकर अपने भाई से बात की। इसके बाद पुलिस आई। गाजीपुर पुलिस सोनम का मेडिकल चेकअप कराने के बाद सुबह 5 बजे उसे लेकर जिले के वन स्टॉप सेंटर यानी हिंसा से जुड़ी घटनाओं में प्रभावित महिलाओं के लिए बने केंद्र में पहुंची। सोनम को लगभग 14 घंटे यहाँ रखा गया। यहाँ के स्टाफ ने बताया कि सोनम काफी थकी हुई थी। कुछ देर आराम करने के बाद उसे चाय दी गई। चाय के साथ उसने बिस्किट भी ली। उसे ब्रेड भी दिया गया था, पर उसने ब्रेड नहीं लिया। चाय पीने के बाद उसका हालचाल पूछा गया तो उसने सिर्फ इतना ही कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। इस दौरान सोनम फोन पर बातचीत करने से बचती रही। बाद में उसे टूथब्रश और पेस्ट दिया गया। उसने दांत साफ किए पर नहाई नहीं। सोनम को दोपहर 1:30 बजे के करीब खाने के लिए दिया गया तो उसने सिर्फ आधी रोटी और 1 कटोरी दाल ली और पानी पिया। इस दौरान सोनम लगभग पूरे समय सोती रही। सोनम ने सरदर्द की शिकायत की तो उसे दवा दी गई और उसने फिर चाय पी। सोनम जिस कपड़े में ढाबे पर मिली थी उसी ब्लैक टी-शर्ट और ट्राउजर में दिन भर रही। टेबल पर माथा रखकर कुर्सी पर बैठे बैठे ही सोती रही। ना तो उसने अपने घर परिवार के बारे में कोई बात की, ना ही पति राजा रघुवंशी की हत्या को लेकर उसने कोई चर्चा की। एक बार दोपहर में जरूर सोनम थोड़ी देर के लिए रोई, फिर 1 गिलास पानी पिया और सो गई। पुलिस केस की वजह से ये हिदायत दी गई थी कि सेंटर में सोनम की काउंसलिंग नहीं होगी, सिर्फ उसकी हरकतों पर ध्यान देते रहना है। इस दौरान सेंटर में बाहरी लोगों के प्रवेश की सख्त मनाही थी। सोमवार शाम 7:30 बजे करीब मेडिकल जांच के बाद सोनम को ट्रांजिट रिमांड के लिए पुलिस कोर्ट लेकर गई। वहां पेशी के दौरान सोनम से महिला सीजीएम ने मास्क हटाने को कहा। फिर
फिर महिला सीजीएम ने पूछा कि क्या तुम सोनम रघुवंशी हो, तो सोनम ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया, हाँ मैं ही सोनम हूँ। कोर्ट की कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद मेघालय पुलिस सोनम को लेकर पटना के लिए रवाना हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मेघालय पुलिस ने तमाम इतने दिनों के बाद एक बड़ी कामयाबी हासिल की, सोनम को पकड़ लिया, हत्यारों को भी पकड़ लिया जो सो कॉल्ड आरोपी हैं। मेरे साथ इस वक्त मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा साहब जुड़ रहे हैं सीधे शिलोंग से। बहुत बहुत धन्यवाद सीएम साहब हमसे बात करने के लिए। पहला सवाल तो यही कि मतलब बहुत अजीब सा लगता है सोच के सुन के जब से खबर सुनी कि एक लड़की, एक नवविवाहिता अपने पति का इस तरीके से मर्डर कर देती है। क्या इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी कोई कर सकता है? देखिए, जहां तक हमारा भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है और जहां तक हमें अलग अलग जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और एविडेंस जो हमें मिले हैं, इन सब एविडेंस के बेसिस पर और ये टेक्नोलॉजी के बेसिस पर है एविडेंस, फोन रिकॉर्ड्स के बेसिस पर अलग अलग मैसेजेस जो गए हैं और इन सब चीजों को लेकर और स्टेटमेंट्स जो हमें मिले हैं इन एक दो लोगों से, इसके बेसिस पर हम लोग ने इस कंक्लूजन में हम लोग पहुंचे हैं। अभी इसको पूरा इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए सभी जो यहाँ पे अक्यूज्ड हैं उन सबके स्टेटमेंट्स को हम लोग लेंगे और तभी जाके मैं डिटेल में आपको सब बता पाऊंगा। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कि हमारा जो ये केस है और पुलिस की तरफ से ये बहुत ही सॉलिड केस है, सारे एविडेंसेस उसी डायरेक्शन में है और अगर आप देखेंगे तो हमने ये पूरा जो है इंफॉर्मेशन अलग अलग एजेंसीज और अलग अलग स्टेट्स के पुलिस से हमने शेयर किया है और तभी कोऑपरेशन हमको मिला है। तो इसमें बिल्कुल फैक्ट्स है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ तो आप इन्वेस्टिगेशन पूरा होने दीजिए, सारे स्टेटमेंट्स मिलने के बाद फाइनल हम लोग जो है इसका जो है आपका नतीजा हम लोग देंगे आपको। सीएम साहब ये समझाइए कि क्या वजह है कत्ल की, क्या कह रही है आपकी पुलिस, क्यों ये मर्डर किया गया? देखिए, अभी जैसे मैंने कहा कि अभी पूरे जो है फैक्ट्स और सारे जो स्टेटमेंट्स अभी हमारे पास आए नहीं, लेकिन प्रिलिमिनरी, मैं फिर से अपना वर्ड मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स के बेसिस पर और जो एविडेंस हमने अभी तक कलेक्ट किया है उसके बेसिस पर लग रहा है कि इसमें एक लव ट्रायंगल का एक इशू है और इसमें शायद कोई इंडिविजुअल थे और है, उनका नाम मिस्टर राज है, वो इन्वॉल्व हैं और इनका पुराना कुछ रिश्ता है या करेंटली भी कुछ रिश्ता है। ये मैसेजेस से भी, इंफॉर्मेशन से भी और जो अलग अलग चैट हुए, अलग अलग लोकेशंस जब शेयर किए गए और उनकी जो फैमिली, उनके जो दोस्त वहां पे थे, इन सब से काफी क्लियर होता है कि ये इसमें कुछ लव ट्रायंगल का पक्का इसमें कुछ वो है। लेकिन ये किस हद तक है, क्या इसी की वजह से हुआ या इसमें कोई और अलग एंगल है, ये सब चीजें जैसे मैंने कहा जब स्टेटमेंट जब पूरी होगी और इंफॉर्मेशन सब आएगा तभी हम लोग इसको फाइनली कंक्लूड कर पाएंगे। मिस्टर चीफ मिनिस्टर, बड़ा फिल्मी प्लॉट जैसा दिखाई देते है ये पूरी कहानी, एलिबाई क्रिएट किए गए, अपनी मौजूदगी कहीं और दिखाई राज कुशवाहा ने। आपको क्या लगता है कि ये बड़ा डिटेल्ड प्लान था, पूरी तरीके से साजिश रची गई पहले? नहीं, देखिए, इसमें जैसे मैंने कहा कि जब हम लोगों ने इसमें इन्वेस्टिगेशन जब शुरू किया तो अलग अलग एविडेंसेस और अलग अलग सिचुएशंस सामने आने शुरू हुए और फिर हम लोगों ने उन एविडेंस को जोड़ना शुरू किया। तो उस समय लगा कि ये बड़ा डिटेल में इसको प्लान करके ये लोग ने काम किया है, लेकिन कहीं कहीं एरियाज में कुछ कुछ कमी रह गई और उसकी वजह से हमें काफी जो है इसमें एक लीड मिला। लेकिन हाँ, लगता है कि काफी प्लानिंग हुआ था। जैसे कि रिपोर्ट भी आ रहे हैं पेपर्स में और न्यूज में, चैनल्स में, कि शिलोंग का प्लान एक तरीके से था नहीं ओरिजिनली और वो बनाया गया और उसके बाद वहाँ पे जो है अलग अलग प्रोग्राम बनाए तो और ये सोनम ने ही बनाया। तो ये सब चीजें जो है अब इसको हमें रिकन्फर्म करके एक स्टेटमेंट लेना होगा, जो है क्राइम साइट पे वापस जाके जो है उसको उसको करना पड़ेगा
तो ये सब चीजें भी बाकी हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि जो हमारे पास अभी जो सबूत हैं, जो डिटेल्स हैं, उससे तो काफी लग रहा है कि इन्होंने काफी डिटेल में इसको प्लानिंग किया। जी माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे एक चीज़ और निकलकर सामने आ रही है कि सोनम का परिवार भी क्या इसमें शामिल था, खासकर उसका भाई जो बार बार अपने होटल्स बदल रहा था। नहीं, अब मैंने तो पहले से ही इसमें ये कहा है कि जो फैमिली है वो काफी अभी स्ट्रेस से गुजर रही है, और जो हुआ है पिछले 2 हफ्तों में वो बहुत ही स्ट्रेसफुल और बहुत ही प्रेशर का जो है सिचुएशन हुआ है। इसलिए मैं कोई फैमिली के ऊपर मैं कुछ कहना नहीं चाहता, ना उनके ऊपर मैं कुछ कमेंट करना चाहता हूं। पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन पूरा करेगी, उसमें सभी एंगल्स हम देखेंगे, किसी को हम लोग अभी इनोसेंट करके हम लोग नहीं छोड़ सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है या सही है, लेकिन पुलिस का काम यही रहेगा कि वो हर एंगल से हर चीज को बारीकी से देखे और एविडेंस के बेस पर इस केस को आगे बढ़ाए। तो सभी चीजों को हम लोग देखेंगे, और कहीं पे हम लोग किसी भी लेवल पे हम लोग इसको किसी भी आदमी को या इंडिविजुअल या सिचुएशन को हम लोग आसानी से नहीं छोड़ेंगे। संगमा जी, मेघालय की पुलिस पर शुरुआत में बहुत सवाल खड़े हुए, सोशल मीडिया पर बहुत चीज़ें लिखी गई, प्लस मेघालय एक टूरिस्ट स्पॉट है। क्या आपको लगता है कि इस पूरे घटनाकांड की वजह से टूरिज्म पर असर पड़ेगा मेघालय में, शिलोंग में? नहीं, जो पिछले 2-3 हफ्तों में हुआ, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बहुत गलत हुआ, क्योंकि इसमें सरकार पुलिस को के ऊपर उंगली उठाना दूसरी बात है, लेकिन एक कम्युनिटी को और पब्लिक को, पूरे स्टेट को और पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक तरीके से इसमें पूरा जो है गलत तरीके से दिखाना और गलत कमेंट्स भेजना, ये बहुत ही गलत हुआ। और इनफैक्ट पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोग, खाली मेघालय के लोग ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट के लोग इससे बहुत दुखी थे। लेकिन मुझे विश्वास है कि अभी जो फैक्ट्स आगे आए हैं, इसके बेसिस पर मुझे विश्वास है कि अब जो सच्चाई है वो सामने आ गई कि ना नॉर्थ ईस्ट के कोई लोग इसमें इन्वॉल्व थे। हम लोग ने पहले से ही कहा कि नॉर्थ ईस्ट के लोग, हम पीसफुल लोग हैं, हम चाहते हैं कि हमारा टूरिस्ट हमारे पास आए। टूरिज्म हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, कभी भी हम लोग ऐसा सिचुएशन हमने कभी देखा नहीं, पहली बार ऐसा सिचुएशन हमारे स्टेट में हुआ है। हम सब इसे चौंक गए, और इसलिए मैंने पुलिस से भी कहा कि हमें इसे क्रैक करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खाली केस के और मर्डर केस के लिए नहीं, लेकिन पूरे हमारे नॉर्थ ईस्ट के इमेज के लिए। और इसलिए इसमें बहुत काम किया गया, और मुझे विश्वास है कि अभी इससे भी और इनफैक्ट एक हौसला बढ़ेगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा, और टूरिस्ट अभी आएंगे। और हमारे लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है कि हम चाहेंगे कि हम लोग अपने टूरिस्ट के लिए मेघालय को और नॉर्थ ईस्ट को हम लोग और कितना हम लोग इसमें प्रोटेक्टिव बना सकते हैं, सेफ बना सकते हैं और वेलकमिंग कर सकते हैं। ये हमारे लिए भी एक तरीके से एक चुनौती है कि हम लोग भी इसको आगे लेके हम काम करें। मिस्टर संगमा, मैं लास्ट में ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपकी पुलिस ने एक बेहतरीन काम किया, स्कूटी को ढूंढा, फिर डेड बॉडी मिली, और फिर इन्वेस्टिगेशन करते करते इंदौर पहुँचे, मध्य प्रदेश पहुँचे, और चारों के चारों जो किलर्स थे, कॉन्ट्रैक्ट किलर, उनको पकड़ने में कामयाबी हासिल की। तो जो कुछ अतीत था पुलिस के बारे में वो अतीत था, लेकिन फिलहाल तो मेघालय पुलिस की तारीफ होनी चाहिए जिस तरीके से उस पूरे मामले को क्रैक कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए संगमा साहब। तो इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक यहां लेंगे, खबरों की खबर जारी है, बने रहिए मेरे साथ, लौट के आते हैं तुरंत। और खबरों की खबर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल बहुत ही बड़ा दिन है, 11 जून की तारीख है, इतिहास में दर्ज होने वाली है, क्योंकि भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन साबित होने वाला है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सहित 4 अन्य सदस्य भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे अमेरिका के फ्लोरिडा में नासा के केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगे। शुभांश एक्सिस ओम स्पेस की चौथी मानव अंतरिक्ष उड़ान पर रवाना होने जा रहे हैं। शुभांशु के साथ पोलैंड और हंगरी के अलावा एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री भी है। अंतरिक्ष में एक 14 दिन का वक्त बिताएंगे। ये मिशन एक्सियम 4 इसको नाम दिया गया, AX4, जो भारत और नासा के बीच एक ऐतिहासिक सहयोग का हिस्सा है। 1984 में राकेश शर्मा के बाद शुभांशु दूसरे भारतीय होंगे जो अंतरिक्ष में कदम रखेंगे, और पहले भारतीय हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले हैं।
बड़ा दिन, कामयाबी का दिन भारत के लिए, फख्र का दिन, नाज का दिन परिवार वालों के लिए भी, परिजनों के लिए भी। मेरे साथ हमारे साथ शुभांश के माता पिता जुड़ रहे हैं, शंभूलाल शुक्ला जी और आशा शुक्ला जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। शंभूलाल जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, बहुत बड़ा दिन है आपके लिए, आपके बेटे के लिए, शुभांश के लिए, उसके अचीवमेंट पर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है हमें कि मतलब जो है उसके जो है मिशन पूरा हो रहा, और इसके लिए वो 1 साल से तैयारी कर रहा था। मिशन उसका जो पूरा होगा ये हमें पूरा तरह विश्वास है, और ये बहुत अच्छा, हम लोगों को तो गौरव महसूस होता है कि अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरा बेटा जा रहा है इसमें, देश प्रदेश का भी नाम ऊंचा कर रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लोग बधाई देते हैं तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है। जी, आप लोग लखनऊ में हैं माता जी, मेरा सवाल आपसे है, आपके बेटे दूसरे अंतरिक्ष यात्री बन रहे हैं, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार सिर्फ दूसरे हैं, हमेशा रिकॉर्ड में उनका नाम रहेगा, आपके मन में कैसे भाव आ रहे हैं? बच्चा हमारा जा रहा तो हमें अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और उसके लिए गौरव महसूस करते हैं। हर समय उसको दुआएं दिया करते हैं कि भगवान उनका मिशन जल्दी से जल्दी पूरा हो, और देशवासियों को भी गौरव महसूस हो रहा है, हमारे देश का बच्चा, हमारे घर का, यहाँ का बच्चा त्रिवेणी नगर का निकल के जा रहा है एक, तो सब कुछ मिला के अच्छा ही लग रहा है उसको देख के। जी माता जी, मेरा अगला सवाल भी आप ही से है, आप तो कई बार हवाई यात्रा पर गई होंगी आप दोनों, पर आपका बेटा तो हवाई यात्रा से भी ऊपर जा रहा है, वो तो अंतरिक्ष की यात्रा पर जा रहा है, मन में कोई डर तो नहीं है, कोई चिंता तो नहीं है? निडर है मेरा बच्चा, निडर है साहसी है। नहीं, बच्चा तो निडर है, पर एक माँ के मन में क्या चल रहा है? नहीं तो माता से ही निडर बच्चा हुआ है, माता भी निडर है। निडर माता का निडर बच्चा। शंभूलाल जी, मेरा सवाल आपसे है, अब मिशन की तैयारी में शुभांशु को बहुत समय देना होता होगा, कई दिनों से तैयारी चल रही थी, कई सालों से, कभी आपको ऐसा लगा कि परिवार को कम समय दे पा रहा है, ठीक समय नहीं दे पा रहा है? इसकी ट्रेनिंग 2019 से जब से गगनयान के लिए चुने गए थे, तब से ट्रेनिंग में इसी तरह चल रहा है उसका। कभी भी हम लोगों को टाइम यहाँ नहीं दे पाता है तो हम लोग जब मिलने चले जाते हैं, बंगलोर चले गए, वहाँ 15 दिन 20 दिन महीना भर रहकर आए, और वो टाइम वास्तव में नहीं दे पाता है। मगर इसकी कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ही इस तरह की है, हम लोग जो है उसमें कोई हमारी शिकायत नहीं रहती है कि उसको समय नहीं मिलता या वो आना नहीं चाहता है। उसका जब भी कोई ट्रेनिंग का पार्ट होता है तो हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उसका जो है मेहनत, अब वो वहाँ भी घर पर नहीं रहता है तो पूरी फैमिली एक्सेप्ट कर लेती है उसको, कोई दिक्कत नहीं। जी, शंभूलाल जी, आशा जी, बहुत बड़ा अचीवमेंट शुभांशु लेके आ रहे हैं, पूरे भारत के लिए गर्व का दिन है हम सब के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, माता पिता होने के नाते पूरे के पूरे शुक्ला परिवार को बहुत बहुत कल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये थे शंभूलाल शुक्ला जी, आशा शुक्ला जी, और कि शुभांशु के माता पिता हैं। शुभांशु कल शाम को 5:30 बजे हिंदुस्तानी समय के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जाने की उड़ान भरेंगे, और लाइव कवरेज कल दोपहर में लगातार आप देख पाएंगे। दोपहर से लेकर रात तक एनडीटीवी ने खास इंतजाम किया, हमारे साथ जरूर रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपके साथ मेरे सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल भी होंगी, और उस पूरे बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।